सोचिए, इस साल है 1799। श्रीरंगपट्टनम का किला अब बस एक खंडर है। धूल और धुएं के बीच ब्रिटिश ऑफिसर एक गिरे हुए राजा को ढूंढ रहे हैं, और जब वो उन्हें मिलता है तो उसके जिस्म पर एक दो नहीं, पूरे 13 जख्म थे, और हाथ में अब भी उसकी तलवार कसकर जकड़ी हुई थी। और जानते हैं, जब इस राजा की मौत की खबर समंदर पार लंदन पहुंची तो वहां मातम नहीं बल्कि जश्न मनाया गया। जी हां, पूरे की पूरी ब्रिटिश संसद अपनी सीटों से खड़ी हो गई और एक ही आवाज गूंजी, अब जाकर हिंदुस्तान सुरक्षित है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कौन था वो एक अकेला शख्स जिससे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत इस कदर खौफ खाती थी। चलिए आज इसी शख्स की कहानी को परत दर परत समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है साल 1750 से। मैसूर के सबसे ताकतवर जनरल हैदर अली के घर उनके बेटे टीपू का जन्म होता है। देखिए, हैदर अली का एक सीधा सा मानना था कि जंगें ना सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि तेज दिमाग से जीती जाती हैं। इसीलिए टीपू को जो तालीम मिली वो किसी आम शहजादे जैसी बिल्कुल नहीं थी। उन्हें भाषाएं, गणित, इन सब के साथ साथ मॉडर्न मिलिट्री स्ट्रैटेजी भी सिखाई गई। हैदर अली ने तो एक ब्रिटिश ऑफिसर से कहा भी था, एक दिन आएगा जब मेरे बेटे का नाम सुनकर तुम्हारे कप्तान कांपेंगे। और वो दिन बहुत दूर नहीं था। पहले एंग्लो मैसूर युद्ध में जब टीपू सिर्फ 17 साल के थे, उन्होंने एक ऐसी चाल चली कि ब्रिटिश सेना के माना होश ही उड़ गए। टीपू ने अपनी बिजली किसी तेज रफ्तार वाली घुड़सवार सेना का इस्तेमाल किया और अंग्रेजों की सप्लाई लाइन ही काट दी। अब सोचिए, बिना खाने और गोला बारूद के ब्रिटिश सेना ने घुटने टेक दिए और उन्हें एक संधि करने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन इस जीत के पीछे एक ऐसा राज था, एक ऐसा हथियार था जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। टीपू ने मैदान में उतारे थे पूरे 5000 ट्रेंड रॉकेट सोल्जर्स। इन खास टुकड़ियों को कशून कहा जाता था और इनका काम था एक साथ सैकड़ों रॉकेट दागकर दुश्मन के खेमे में ऐसी तबाही मचा देना कि उनकी लाइनें टूट जाएं और भगदड़ मच जाए। और ये कोई मामूली रॉकेट नहीं थे। लोहे के सिलेंडर में बारूद भरकर इन्हें लगभग 1 किलोमीटर दूर तक निशाना साधने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ब्रिटिश इस टेक्नोलॉजी से इतने हैरान हुए कि उन्होंने इसे कॉपी किया और अपने खुद के कॉन्ग्रीव रॉकेट्स बनाए, वही रॉकेट्स जो उन्होंने बाद में नेपोलियन के खिलाफ इस्तेमाल किए। टीपू की इस विरासत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने खुद उन्हें भारत का पहला रॉकेट साइंटिस्ट कहा था। साल 1782 में अपने पिता की मौत के बाद टीपू मैसूर के सुल्तान बने, लेकिन उनका विजन सिर्फ जंग के मैदान तक ही नहीं था। वो मैसूर को एक ग्लोबल पावर बनाना चाहते थे। उन्होंने मैसूर को एक इकोनॉमिक पावर हाउस में बदल दिया। रेशम, चंदन और स्टील जैसी कीमती चीजों का एक्सपोर्ट शुरू किया। फ्रेंच इंजीनियर्स की मदद से नए नहर और बांध बनवाए, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अंग्रेजों को साइडलाइन करके फ्रांस, तुर्की और अफगानिस्तान जैसे देशों से सीधे रिश्ते बनाए। नतीजा, मैसूर की इकोनॉमी उस वक्त ब्रिटेन से भी ज्यादा प्रोडक्टिव हो गई थी। टीपू का जुनून था शेर। उनकी तलवार, उनकी तोपें, उनका सिंहासन, हर जगह शेर का निशान होता था। उनका मानना था कि गीदड़ की 100 साल की जिंदगी जीने से अच्छा है शेर की तरह सिर्फ एक दिन जीना। ब्रिटिश ये बात बहुत अच्छे से समझ चुके थे कि जब तक टीपू मैदान में है, हिंदुस्तान पर कब्जा करना सिर्फ एक सपना ही रहेगा। तो उन्होंने आमने सामने की लड़ाई छोड़कर एक नई और कहीं ज्यादा खतरनाक चाल चली। उन्होंने अपनी मशहूर डिवाइड एंड रूल यानी बांटो और राज करो की पॉलिसी अपनाई। उन्होंने टीपू के पड़ोसियों मराठों और निजाम को अपनी तरफ मिला लिया। प्लान सीधा था, टीपू को अकेला कर दो और फिर चारों तरफ से घेर कर हमला करो। और इसके बाद तो जैसे जंग का एक सिलसिला ही शुरू हो गया। एक के बाद एक युद्ध हुए और हर बार टीपू अकेले ही एक बहुत बड़े गठबंधन से लड़ते रहे, अपनी जमीन का एक एक इंच बचाने के लिए। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद जब संधि हुई तो अंग्रेजों ने एक ऐसी शर्त रखी जो किसी भी पिता का दिल तोड़ दे। टीपू को अपने 2 छोटे बेटों, जिनकी उम्र सिर्फ 10 और 8 साल थी, उन्हें अंग्रेजों के पास बंधक बनाकर भेजना पड़ा। लेकिन इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद भी टीपू ने हार नहीं मानी। और अब आखिरी लड़ाई का वक्त आ चुका था। फ्रांस से नेपोलियन बोनापार्ट ने टीपू को गठबंधन का ऑफर भेजा। ये खबर सुनते ही अंग्रेज बुरी तरह घबरा गए। उन्होंने फैसला कर लिया कि अब टीपू को हमेशा के लिए खत्म करना ही होगा। 4 मई 1799
किले की दीवारें तोड़ दी गईं और ठीक उसी वक्त टीपू के कुछ सबसे भरोसेमंद जनरलों ने उसे धोखा दे दिया। किले के अंदर ही गोला बारूद की सप्लाई रोक दी गई। सोचिए, इतना बड़ा धोखा, नामुमकिन हालात, लेकिन टीपू भागे नहीं। वो एक आम सिपाही की तरह लड़ते रहे आखिरी दम तक। और जब एक ब्रिटिश सैनिक ने उनकी कीमती बेल्ट चुराने की कोशिश की तो उन्होंने अपनी आखिरी बची हुई ताकत से उस पर हमला किया और तभी उन्हें गोली मार दी गई। वो आखिर तक एक शेर की तरह ही लड़े। टीपू सुल्तान को गुजरे 225 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन उनकी विरासत, उनकी कहानी आज भी जिंदा है। आज भी उनकी चीजों की कीमत करोड़ों में है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2004 में उनकी सिर्फ एक तलवार 2.1 मिलियन पाउंड्स यानी लगभग 21 करोड़ रुपए में बिकी थी। ये उनकी विरासत की एक छोटी सी मिसाल है। टीपू सुल्तान की कहानी हमें एक बात साफ साफ बताती है, वो एक लड़ाई में हारे नहीं थे, उन्हें अपनों ने धोखा दिया था। उनकी विरासत ये दिखाती है कि कैसे हिम्मत, विजन और इनोवेशन के दम पर एक अकेला इंसान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को भी चुनौती दे सकता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच में एक अकेले इंसान का सपना एक पूरे साम्राज्य का इतिहास बदल सकता है।